और इस वक्त की बड़ी खबर, यवतमाल मामले में कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र के यवतमाल से इस वक्त की बड़ी खबर, ये 3 नर्सों को कर दिया गया है सस्पेंड। आपको बता दें, बच्चों को सैनिटाइजर पिला दिया गया था पोलियो ड्रॉप की जगह, और इस सब के बीच इस बड़ी लापरवाही पर कार्रवाई, 3 नर्सें सस्पेंड कर दी गई हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल का यह केस है। यवतमाल में पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर देने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 नर्सों को सस्पेंड कर दिया। वहां एक सरकारी अस्पताल में पोलियो अभियान के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी और पोलियो ड्रॉप पिलाने के दौरान बच्चों को सैनिटाइजर पिला दिया गया था। 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद डीएम ने इस पूरी घटना के जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई, 3 नर्सों को सस्पेंड कर दिया। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इतना महत्वपूर्ण अभियान और उस पर इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई? अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? विवेक, चलिए विवेक के पास चलेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, पोलियो ड्रॉप पिलाई जानी थी लेकिन पिला दिया गया सैनिटाइजर। 12 बच्चों को सैनिटाइजर पिला दिया गया पोलियो ड्रॉप की जगह, और इस सब के बीच उन 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि फिलहाल ये जानकारी कि बच्चों की हालत स्थिर है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही से अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, बच्चों को कुछ हो जाता कौन जिम्मेदार होता? ये इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी इतने महत्वपूर्ण अभियान में, कैसे हो गई? बिल्कुल ठीक है गायत्री, आपने देखी इतना बड़ा अभियान चला था, उसमें इतनी बड़ी लापरवाही। जिस तरह से पोलियो के जो खुराक के डब्बे होते हैं वो एक स्पेसिफिक डब्बे होते हैं, स्पेसिफिक उन्हें टेम्परेचर में रखा जाता है, बाकायदा पोलियो के उसमें निशान बनाए जाते हैं। उन डब्बों में आखिरकार सैनिटाइजर कैसे पहुंचा, किसकी गलती है, उसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और इस पूरे मामले में जो अपडेट अभी सामने आ रहा है कि जो सरकारी अस्पताल की 3 नर्सों को वहां पे सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी बोल दिया है साफ तौर पे कि इसकी पूरी तरीके से जांच की जाएगी और ये गलती माफ करने लायक नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है। और जो पोलियो की खुराक दी जाती है गायत्री, दरअसल 1 से 5 से कम उम्र वाले बच्चों को दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 से कम उम्र वाले बच्चों को सैनिटाइजर पिला दिया गया, जिसके बाद उन्हें दस्त और उल्टियां होना काफी ज्यादा शुरू हो गई थी। परिवार वाले काफी ज्यादा डर गए थे कि आखिरकार पोलियो की ड्रॉप पीने के बाद ऐसा क्या हो गया कि बच्चे की हालत खराब हो गई। चलिए विवेक, कार्रवाई को लेकर और जांच को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा से बड़ी खबर, किसान आंदोलन के मुद्दे पर हंगामे के बाद लगातार तीसरी बार राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष ने कृषि सुधार कानूनों पर बहस की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। विपक्ष आज ही प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सभापति ने इसे खारिज कर दिया है। हंगामे की वजह से राज्यसभा पहले 10:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, उसके बाद दूसरी बार 11:30 बजे तक के लिए, और अब तीसरी बार जब 11:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर विपक्ष हंगामा करते हुए वेल में आ गया, जिसके बाद उप सभापति ने कार्रवाई को एक बार फिर से 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। किसान मुद्दे के बहाने विपक्ष ने सदन को ना चलने देने की रणनीति बना रखी है, जबकि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है, लेकिन इस सब के बीच जारी है विपक्ष का हंगामा किसानों के मुद्दे पर। वेल में है adjourn till 12:30 PM। सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संसद प्रतिनिधियों का केंद्र है। अगर संसद जन सरोकार के मुद्दों पर जहां एक तरफ सर्द पूस की रातों में लोग परेशान हो रहे, संसद कम से कम चर्चा करे, इतनी गुजारिश। देखो, हंगामा हुआ है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? हजारों किसान 60 दिन से वहाँ सर्दी में, पानी में बैठे हैं। 100 से ज़्यादा किसान मर गए वहाँ। उसके ऊपर अगर आप सदन में चर्चा नहीं होने देते तो हंगामा तो होगा। हमें क्या हंगामा करने की कोई शौक नहीं है। तो हंगामे का शौक नहीं है, लेकिन हंगामा और चर्चा किसान के मुद्दे पर नहीं होगी तो किस बात पर होगी? संजय राउत की तरफ से कहा गया। 3 सहयोगी हमारे साथ हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर दीपक बिष्ट, सिंघू बॉर्डर पर अनुराग ढांडा और दिल्ली के विजय चौक से अरुण सिंह। अरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए बताइए जरा, जब दूसरी बार 11:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो हुआ क्या संसद के भीतर? देखिए, जैसा कि विपक्ष ने रणनीति बनाई और यह संयुक्त रणनीति है कि राज्यसभा को चलने नहीं दिया जाएगा, लोकसभा को चलने नहीं दिया जाएगा, और सरकार से सिर्फ एक ही सवाल किया जाएगा कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनको वो कब रद्द कर रही है, कब वापस ले रही है। और इसको लेकर के एकदम आप साफ संकेत देख लीजिए। संजय राउत की जो बाइट है वो कह रहे हैं अगर हंगामा नहीं होगा तो क्या होगा, यानी विपक्षी दल
पूरी तरह से तैयार हैं कि इस पूरे हफ्ते सदन को नहीं चलने देना है। सभापति की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप जो अपनी सारी बातें आज यहाँ कहना चाहते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आपको मौका मिलेगा और आप कृषि कानूनों से लेकर के किसान आंदोलन तक सब पर बात करिए। लेकिन विपक्ष ये जानता है कि अगर सदन चलने लगा सुचारू रूप से तो सरकार पर दबाव नहीं बनेगा, और इसलिए विपक्ष की संयुक्त रणनीति है वो जैसे ही सदन शुरू होता है वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं और किसानों का हितैषी खुद को दिखाने के लिए, किसानों के समर्थन में खुद को दिखाने के लिए, किसान आंदोलन के साथ खड़े होते हुए दिखने के लिए वो वेल में आते हैं और राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये सीन पहला नहीं है। इस पूरे हफ्ते विपक्ष की रणनीति ये है कि वो सदन नहीं चलने देगी। सरकार अगर उन तक रीच आउट करती है तो क्या बीच का रास्ता निकलता है, एकदम दीगर बात है, अलग बात है, अलहदा बात है। लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने देगा और 12:30 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही को एक बार फिर भारी हंगामे के बीच स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए। पहले कार्य स्थगन प्रस्ताव तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया है जो विपक्ष की हैं, और वो चाहते हैं कि सारा कामकाज रोक करके किसान आंदोलन और 3 कृषि कानूनों पर चर्चा करवाई जाए। यानी विपक्ष की मंशा साफ, सरकार क्या करेगी इस पर लौटेंगे आपके पास अरुण। लेकिन यह भी बता दें, किसानों की अड़ियल रुक और अब शनिवार को चक्का जाम का ऐलान करने के बाद सुरक्षा बल भी इन लोगों से कड़ाई से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। खासतौर पर दिल्ली से टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर को बैरिकेड के साथ सील कर दिया गया है और कांटों की तारें लगा दी गई हैं। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात है। इसके अलावा किसानों के ट्रैक्टर फिर से दिल्ली में घुसकर हंगामा ना करें, इसलिए सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं ताकि अगर ट्रैक्टर घुसने की कोशिश करें तो वो पंचर हो जाएं। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर से किसान दिल्ली की तरफ ना जाए, इसको लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की है। आप देख सकते हैं इतने बड़े जो कटीले तार हैं बैरिकेड्स के ऊपर रखे गए हैं, उसके पार जवान हैं और कई लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन सबसे अहम है वो चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो कीलें आप देख सकते हैं, ये कीलें लगाई गई हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा ताकि यहाँ से अगर कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ जाए तो इन कीलों को देखते हुए वो यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि ये अगर ट्रैक्टर पार करेगा तो उसके ट्रैक्टर जो है वो पंक्चर हो जाएंगे। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ये सुरक्षा लेयर इतनी बढ़ाई हुई है कि चारों तरफ यहाँ पर दूर तक कोई नहीं जा सकता, और यही वजह है कि सारे जो किसान हैं वो दूर रखें। साथ ही ऊपर भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की है, क्योंकि पुलिस को ये अंदेशा था कि 26 जनवरी को जिस तरह से हालात हुए उसके बाद हालात ना खराब हो, और इसको लेकर जो किसान हैं वो यहाँ पर रोके गए हैं और यहाँ से दूसरी तरफ सारा किसान यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। साथ ही जो गाजियाबाद या यूपी से आने वाले लोग हैं वो इस रूट से ना जाएं, इसको लेकर यहाँ पर ये पूरी तरह से बैरिकेड्स किया गया है। जो रूट्स खोले गए हैं उनमें आनंद विहार है या फिर दूसरे रूट से लोगों को आने जाने के लिए कहा गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। अनुराग, दिल्ली पुलिस की तैयारी का एक बार फिर से संकेत कि जो स्थिति 26 जनवरी के दौरान बनी, एक बार फिर से स्थिति बिगड़ सकती है। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि अब स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि किसानों ने ऐसा कोई कॉल नहीं दिया है। पहले किसानों ने कहा था कि वो दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली में जाकर के प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई कॉल नहीं है। अभी जो 6 तारीख को जो 12 से 3 सांकेतिक बंद की ऐलान किया गया है वो ऑल इंडिया लेवल पर है, और वो इक्का दुक्का जगह जगह पर सड़कों को रोक करके सांकेतिक रूप से अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने की कोशिश होगी। तो पुलिस की तैयारी मुकम्मल है हालांकि तमाम जगह पर, क्योंकि पार्लियामेंट इस वक्त चल रही है और 1 फरवरी को पहले एक कॉल दिया था किसानों ने कि संसद मार्च करेंगे, हालांकि उसको बाद में रद्द कर दिया गया माहौल को देखते हुए किसानों की तरफ से। लेकिन ऐसी कोई दोबारा कोशिश ना हो, इसलिए पुलिस की तैयारी मुकम्मल की गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पुलिस ने एक तरीके से सतर्कता बरतते हुए उस पूरे इलाके में टीकरी बॉर्डर हो चाहे सिंघू बॉर्डर हो, वहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर रखी हैं। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ वो भी करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर है सिंघू बॉर्डर से वो जगह, और यहाँ इसलिए क्योंकि वहाँ पर अगर जाते हैं तो वहाँ इंटरनेट बंद हो जाता है और हम आपको लाइव कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। तो इसी तरीके से किसान भी कोई मैसेज कोई वीडियो स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से जिससे कि स्थिति वॉलेटाइल हो, और ये जो सेफ्टी है ये पुलिस ने वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद करके वहाँ पर रखी हुई है। जी ठीक है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों ने शनिवार को चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों के संगठन ने शनिवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम करने का ऐलान किया। खबर है आपको बता दें कि किसान रफ्तार को रोककर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त
किसानों के कई संगठन दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। हालांकि सरकार बार बार ये दोहरा रही है किसान सरकार की प्राथमिकता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि किसानों से सरकार सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। इसके अलावा बजट में भी किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन किसान किसी भी मुद्दे पर बात के लिए तैयार नहीं है और वो कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ये आंदोलन सब यातनाओं के बावजूद और आगे बढ़ेगा और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इस पर अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाएं और जो अगला आंदोलन है वो और ज़्यादा अच्छे ढंग से और ज़्यादा मजबूती से लड़ा जाएगा। यानी किसानों की तरफ से ये मंशा साफ के किसी भी तरीके से किस तरीके से सरकार पर प्रेशर बनाया जाए उसके लिए हर संभव कोशिश। दीपक, आपके पास आते हुए, आज संजय राउत भी वहां पर पहुंचेंगे। एक तो बताइए कि वहां से क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? राकेश टिकैत की तरफ से कोई बातचीत हो पाई? क्योंकि पहले वो तो खुद ही कह रहे थे कि हम राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे अपने आंदोलन को, लेकिन आज जब संजय राउत पहुंचेंगे तो क्या वो इस बात से खुद सहमत हैं, समर्थन कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए ये सवाल हम आज से लगभग 1.5 महीना पहले पूछ चुके थे राकेश टिकैत से, क्योंकि राकेश टिकैत ने तभी ये जवाब दिया था कि उन्होंने किसी पार्टी का समर्थन नहीं लिया है, वो किसी पार्टी को यहाँ पर नहीं आने देंगे, लेकिन जो किसानों को समर्थन करेगा, मतलब घुमाकर जवाब देना था उनका। और यही वजह थी, उन्होंने यही कहा था कि जो किसानों को समर्थन करेगा वो उनका स्वागत करेंगे। और यही वजह है कि आज संजय राउत यहाँ पर पहुंचेंगे। किस तरह से उनकी बातचीत रहती है, मंच से क्या वो लोगों को संबोधित करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है देखना। और सबसे अहम चीज ये भी है कि इतने समय बाद, जो कि 26 जनवरी के बाद आज पहली बार वहां पर जो कुछ हुआ था, उसके बाद आज पहली बार गाजीपुर के मंच पर कोई राजनीतिक नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस और दूसरे नेता जो है वो लगातार पहुंचे थे। उसके बाद लगातार प्रदर्शन जो जारी था वो कहीं ना कहीं विपक्ष के हर नेता के यहां पर पहुंचने के बाद हुआ था। लेकिन आज देखना होगा कि संजय राउत क्या कहते हैं, क्योंकि क्या रणनीति रहेगी ये सबसे अहम है। अभी तक किसानों की रणनीति साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि 6 जनवरी को जो चक्का जाम की बात आ रही है उसके अलावा उनके पास कोई और ऐसा उनका कोई बयान नहीं आया है। तो देखना यही होगा कि आज मंच से क्या क्या चीजें सामने आती है। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन के मुताबिक कुछ लोग चाहते हैं कि किसान आंदोलन खत्म ना हो। शहनवाज का आरोप है कि राहुल गांधी ने कहा था कि वीर तुम बढ़े चलो और किसान किले की तरफ बढ़ गए। सुनिए क्या कहा। कुछ लोग चाहते हैं किसान सड़क पर रहे, सरकार से बातचीत सफल न हो, और वो ऐसे लोग बहुत सी बातें कहते हैं। राहुल गांधी जी ने तो कह दिया वीर तुम बढ़े चलो, और किसान लाल किला की तरफ बढ़ गए और राहुल जी विदेश बढ़ गए। और क्या हुआ? उकसाना आसान है, गुमराह करना आसान है, समझाना मुश्किल होता है। तो फार्मर का इशू है, किसान हमारे गैर थोड़ी हैं, वो तो अपने ही लोग हैं। ठीक है, वो कई लोग उसको बहकाने पहुंच जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि एक कॉल की दूरी पे है, जब मन हो स्वीकार करें सरकार का प्रस्ताव, 1.5 साल के लिए स्थगित करने को हमने कहा है, और बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं हुए हमारी सरकार के। तो सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो। हमारे साथ अरुण लगातार बने हुए हैं। अरुण, यानी सड़क पर भी जो रणनीति है विपक्ष की उसको भी सरकार समझ रही है और संसद के भीतर भी। तो संसद के भीतर क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, सरकार अपना जो ऑफर है, जो किसान संगठनों को उन्होंने ऑफर दिया था विज्ञान भवन में कि इस कानून को वो स्थगित करने के लिए तैयार हैं, 1.5 साल तक स्थगित कर सकते हैं। उस बीच कमेटी के जरिए बातचीत की जाए। और खुद प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर इस सरकार के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद कहा कि एक कॉल दूर हैं हम, एक फ़ोन कॉल करें जो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं या किसानों के प्रतिनिधि हैं कि भाई हम बातचीत करना चाहते हैं। देखिए, बातचीत तभी आगे बढ़ती है जब दोनों पक्ष टेबल पर बैठते हैं। ये अलग बात है कि 10-11 दौर की बातचीत हुई, नतीजा कोई नहीं निकला। सरकार का ये कहना है कि उन्होंने अपना रुख बहुत नरम किया। पहले वो संशोधन की बात कर रहे थे, 1-2 संशोधन की बात कर रहे थे, फिर वो कई संशोधनों पर माने, लिखित गारंटी देने को तैयार हुए कि MSP हम देंगे, मंडियां खत्म नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम 1.5 साल तक इस कानून को स्थगित कर सकते हैं। तो सरकार ये कह रही है कि जो बेस्ट ऑफर उसके पास था उसने
किसान संगठनों को दे दिया। अब किसान संगठनों के ऊपर है कि वो क्या उसका जवाब देते हैं। जहां तक संसद के अंदर रणनीति की बात है तो सरकार कोशिश ये कर रही है, सभापति ने कहा और लोकसभा अध्यक्ष ने कहा और खुद संसदीय कार्य मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने पहले दिन सदन जब शुरू हुआ तब कहा कि हम हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसी भी इशू पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सदन की एक नियम, एक परंपरा होती है, उसकी गरिमा होती है। अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आप ये बातचीत करना चाहते हैं, मुद्दे उठाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप ये मुद्दे उठा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि विपक्ष को लगता है कि काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा मुद्दा उनके सामने आया है जिस पर सरकार बैकफुट पर है और इसलिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश विपक्ष करेगा। और वो चूंकि विपक्ष का दल है तो वो किसी भी मुद्दे पर सरकार अगर पीछे हटती है तो उसको और ज़्यादा घेरने की रणनीति पर काम करता है। और इसीलिए देखिए कि कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष की हैं सबसे बातचीत की थी। एक संयुक्त रणनीति संसद की है कि संसद को नहीं चलने देना है, सरकार पर दबाव बनाए रखना है। जी, यानी मकसद अगर हंगामा ही है तो फिर संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी, इस पर लौटेंगे। अरुण, आपके पास बजट में किसानों के लिए जितने कदम उठाए गए हैं उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष को पूरा का पूरा बजट रास नहीं आ रहा है। चूंकि इन दिनों किसान आंदोलन का मामला गर्म है, इसलिए बजट में किसानों के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं विपक्ष न केवल उसे नाकाफी बता रहा है बल्कि खारिज भी कर रहा है। लेकिन सरकार हर बार की तरह फिर से दोहरा रही है कि सरकार का ध्यान सभी किसानों पर है। सरकार खासकर छोटे किसानों के संरक्षण में आ गई। फैक्ट ये है कि आज 10 करोड़ किसान सम्मान निधि का पूरा 1 लाख करोड़ अपने बैंक अकाउंट में पा चुके हैं। फैक्ट ये है कि भारत सरकार ने एमएसपी के ऑपरेशंस में एक अभूतपूर्व सफलता स्थापित की है। फैक्ट यह है कि आज एग्री इंफ्रा फंड को हमारी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि वो विशेषतः एपीएमसीज और मंडीज को और सशक्त करने में काम आएंगी। फैक्ट ये है कि आज इरिगेशन के फंड को भी वित्त मंत्री जी ने विशेष रूप से उसके लिए प्रावधान किया है। फैक्ट ये है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट इस बजट में अनाउंस हुआ है 16 लाख करोड़ का, हमारे किसानों तक पहुंचेगा। लेकिन जिन्हें विरोध करना है उन्हें फैक्ट से क्या मतलब? सो किसान आंदोलन की वजह से गर्म आंख को हवा दी जाने लगी, जिसमें विपक्ष के ज्यादातर दलों के नेताओं में होड़ लगी रही। उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैठ करके एमएसपी मांग रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आय दोगुनी करेंगे। क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? स्मृति ईरानी ने विपक्ष के ऐसे नेताओं के सामने आईना रखने में देरी नहीं की, जो इस सरकार से पहले किसानों के नाम पर सत्ता तो भोग रहे थे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में कोई तालमेल नहीं था। कृषि क्षेत्र में और विशेषतः जो हमारे सीमांत या फिर छोटे किसान हैं, 10 करोड़ की उनकी संख्या है, उनको समर्पित आज तक कृषि की जितनी भी योजनाएं हैं उसको कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। आज वित्त मंत्री जी ने एमएसपी की जब बार बार गणना की और बताया कैसे 2013-14 के एवज में 2019-20 अथवा 20-21 में क्या सरकार ने एमएसपी के ऑपरेशंस किए, उसमें एक छोटा सा उदाहरण आपको कॉटन का ही दे देती हूँ। 13-14 में कॉटन का एमएसपी जब हुआ तो मात्र 90 करोड़ कांग्रेस की सरकार ने खर्चा था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कॉटन के क्षेत्र में एमएसपी ऑपरेशन में जनवरी 2021 का ये आंकड़ा है कि अब तक सरकार ने 25,000 करोड़ रुपया, उससे ज्यादा सिर्फ कॉटन के फार्मर के खाते में ट्रांसफर किया है एमएसपी ऑपरेशन में। आप भी जानते हैं कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में गत 2 वर्षों से 1 लाख करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। एक तरफ सरकार बजट में किसानों के हित में उठाए गए कदमों को देश को समझाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत विपक्ष के ज्यादातर दल सरकार के दावों को मानने और बजट को समझने के लिए तैयार ही नहीं। भले ही देश पर लंबे समय तक राज करने वाले इन दलों के रहते किसानों की हालत बद से बदतर ही होती चली गई। एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी, हालांकि आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खत्म होगा। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार के उस वादे को एक बार फिर दोहराया कि सरकार छोटे किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अब तक किसान हित में जो भी फैसले हुए, चाहे वो किसी भी सरकार के हों, उसे बदला नहीं जा रहा।
सरकार बार बार ये कह रही है कि छोटे किसान विशेषतः उसके संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ये बार बार कह रही है कि कृषक कानून, ये जो 3 कानून आए उनसे पहले जितनी भी भारत सरकार की व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें से एक भी व्यवस्था भंग नहीं हुई है। आज भी मंडियां चल रही हैं। आज हमारी वित्त मंत्री ने इनाम की दृष्टि से घोषणा की कि कैसे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का वहाँ पर ट्रांजैक्शन हमारे देश के किसानों ने किया और कैसे इनाम की व्यवस्था अब 1000 मंडियों में और बढ़ाई जाएगी। तो डिजिटली और फाइनेंशियली और कृषि विज्ञान केंद्र को हर जिले में खोलकर भारत सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर जो भी, चाहे वो एग्रीकल्चरल फंड हो, चाहे एग्री इंफ्रा फंड हो, क्रेडिट हो, इन सभी आयामों में भारतीय कृषि व्यवस्था को और भी सशक्त करने के जो प्रयास किए हैं वो अनदेखे नहीं किए जा सकते। सरकार काम कर रही है और विपक्ष सियासत। सरकार को देश के किसानों की फिक्र है तो विपक्ष को राजनीति की। कोरोना महामारी के दौर में तमाम चुनौतियों से मुकाबला करते हुए केंद्र सरकार ने बजट में खेती किसानी का जिस तरह ध्यान रखा, विपक्ष उसकी तारीफ करे न करे, एक्सपर्ट्स उसकी सराहना जरूर कर रहे हैं। और इस वक्त एक अहम खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की झाबुआ से कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के चंदे पर शर्मनाक बयान दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। झाबुआ में एक सभा के बाद कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के चंदे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। इस कोशिश में वो विवादास्पद बयान दे बैठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और शाम को उसी पैसे से शराब पी जाते हैं। कांतिलाल भूरिया का दावा है कि राम मंदिर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए, लेकिन अब तक उनका हिसाब नहीं दिया गया। तो कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के विधायक झाबुआ से, जिनकी तरफ से शर्मनाक बयान, 2 बातें उनकी तरफ से कही गई। एक तो उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए राम मंदिर के चंदे के नाम पर और कोई हिसाब नहीं दिया गया। और दूसरी बात उन्होंने कही, बेहद शर्मनाक बयान उनकी तरफ से ये कि राम मंदिर के चंदे से बीजेपी के लोग शाम को शराब पीते हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो। और इस वक्त भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, अब जब हिसाब ही नहीं दिया गया तो कांतिलाल भूरिया को कैसे पता कि हजारों करोड़ रुपए चंदे के नाम पर इकट्ठा हुए, और किस आधार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग चंदे के पैसे से शाम को शराब पी जाते हैं? गायत्री, ये सवाल हम कांग्रेस के नेताओं से पूछेंगे, क्योंकि एक तरह से ये कांग्रेस का स्टैंड है। क्योंकि खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी अपनी तरफ से 1,11,000 रुपए देने के बाद ये कहा था कि वीएचपी ने जो पहले चंदा इकट्ठा किया उसका हिसाब लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ पीसी शर्मा, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं। देखिए, किस आधार पे कांतिलाल भूरिया या आपकी कांग्रेस ये कह सकती है कि राम के नाम पर चंदा होता है और उसकी शराब पी जाती है? कोई आधार तो होता है किसी चीज का? देखिए, ऐसा है, भूरिया जी ने कोई बात की है तो झाबुआ में उस चीज़ को देखा होगा, उनके पास उसके कोई सबूत होंगे। कहा है तो निश्चित तौर पर वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, केंद्रीय मंत्री रहे और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन इस तरह की बात लक्ष्मण सिंह जी जो विधायक हैं और बीजेपी से भी सांसद रहे, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी इस तरह का चंदा इकट्ठा करके नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव, इन सब में इसका दुरुपयोग करती है, इसलिए चंदा न दें, डिजिटल पेमेंट करें। हमारा कहना है चंदा लेने की जरूरत क्या है? ये तो डिसेंसी है कि भाई चुनाव में, लेकिन आप तो कह रहे हैं शराब पीते हैं। भाई, राम, भगवान राम और भक्त के बीच में बिचौलिया क्यों? ये डिजिटल पेमेंट करें, जैसे दिग्विजय सिंह जी ने दिए 1,11,000, हमने भी दिए 11,111 और लोगों से भी दिलाए। बजट डिजिटल, लेकिन चंदा घर घर कैश में, तो ये कहीं ना कहीं शंकाएं पैदा करता है। शंकाओं की वजह है कि ये सब स्थिति बनी है। इसलिए जो बैंक अकाउंट दे रखे हैं उनने, उन बैंक अकाउंटों में जमा करें, यही तो हम प्रचार कर रहे हैं। सर, लेकिन सवाल ये है, मतलब बीजेपी ये कह रही है कि आप राम का अपमान कर रहे हैं इस तरह से बोल के।
राम का अपमान ये लोग करा रहे हैं। राम का अपमान तो ये करते हैं, जय जय श्री राम बोलते हैं, हम बोलते हैं जय जय सिया राम। सीता जी को छोड़ रहे हैं, उनका अपमान तो ये कर रहे हैं। और उनका ये जो चार्ज लगा है इन पे चंदा खोरी का, ये निर्मोही अखाड़ा के संत हैं सीताराम जी, जो इसके राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर रहे, उनने लगाया कि 1400 करोड़ रुपए का चंदा हुआ, इसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया। तो ये इस सब की ठीक है मनोज, यानी कांग्रेस के पास कोई प्रमाण नहीं, कांग्रेस के पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन हजारों करोड़ लोग जिनकी आस्था से राम मंदिर जुड़ा हुआ है, जो आस्था के नाम पर चंदा दे रहे हैं, कम से कम कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयान से उनको गुमराह करने की कोशिश है। अब मनोज लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया के बयान से बीजेपी का पारा 7वें आसमान पर है। राम भक्तों के अपमान से बीजेपी बेहद नाराज है और बीजेपी ने भूरिया से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। सुनिए क्या कहा। नेहरू के वंशज इस देश में हर समय राम और राम मंदिर को विवाद में खड़ा करने के लिए आगे रहते हैं और उसी का परिणाम है कि आज कांतिलाल भूरिया जी ने ये शर्मनाक बयान दिया है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूँ, ये भाजपा का अभियान नहीं है और ये चंदा वसूली नहीं है, ये है कार सेवा उस स्थान के लिए जो हमारे आराध्य का जन्म स्थान है। राम हमारा भगवान है, राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारे अस्तित्व का केंद्र है, इसलिए उस पर यदि प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो बख्शे नहीं जाओगे। कांग्रेस के लोग कांतिलाल भूरिया बौखला रहे और बौखलाहट में ये बातें कह रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आराध्य देव का मंदिर हमारे आंखों के सामने बन रहा है और कांतिलाल भूरिया कह रहा कि नदी में ये बैठकर दारू पी रहे हैं। ये प्रमाण दें कि हम दारू चंदे से पी रहे हैं, हम तो दारू छूते तक नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। अगर प्रमाण नहीं दे पाए कांतिलाल भूरिया तो ये माफ़ी मांगे ऐसे गलत आरोप लगाने के। मनोज, बीजेपी कह रही है कि आरोप लगाया तो प्रमाण दीजिए, नहीं तो माफी मांग लीजिए। जरा पूछिए कोई प्रमाण है? आप आरोप लगाइए लेकिन प्रमाण के साथ, क्योंकि ये मसला तो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। हम पीसी शर्मा जी से एक बार फिर से सवाल करते हैं। सर, बीजेपी कह रही है कि अगर आप इस तरह का संगीन आरोप लगाते हैं तो उसमें एक सबूत होता है, एविडेंस होता है, प्रमाण होता है कोई आपके पास? मैंने कहा ना आपसे कि भूरिया जी ने लगाया है, झाबुआ में वो सब चीज़ें उन्होंने देखी होगी, वो उनका सबूत है, बताएंगे वो निश्चित तौर पर। और मैंने एक दूसरा सबूत बताया ना आपको कि लक्ष्मण सिंह जी वहाँ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इस तरह से उपयोग करते हैं चंदे का उपयोग पंचायत चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है। जो किसी ज़माने में वहाँ रहे हैं बीजेपी में, उनने चार्ज लगाया है कि चंदा ना दें, जो देना है डिजिटल दें, बैंक अकाउंट में दें। उनके अकाउंट है, अकाउंट काहे के लिए जारी किए? राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने। और दूसरा चार्ज उनने लगाया ना, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य रहे सीताराम जी निर्मोही अखाड़े के, उनने चार्ज लगाया है, उसका आज तक इन्होंने हिसाब वो नहीं दिया है। तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। ये है पीसी शर्मा जो कह रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह मध्य प्रदेश के पूछिए भाई, दो अलग अलग बातें हैं ना। चंदे का दुरुपयोग अलग बात है और चंदे के पैसे से शराब पी जाना दूसरी बात है, तो प्रमाण तो देना पड़ेगा ना उसके लिए भी। एक छोटा सा सवाल है कि एक जैसे आपने ये बात कही, लक्ष्मण सिंह वाली बात कही कि भाई चंदे का दुरुपयोग हुआ, लेकिन ये बात कहना कि राम के नाम पर चंदा जमा होना और उस पैसे से शराब पीना, ये तो मतलब थोड़ा सा बोलने के पहले सोचना पड़ेगा। अब ये इनके नीचे के लेवल के लोग चंदा करते हैं और वैसे ही बीजेपी कह रही कि हम तो शराब ऑनलाइन देंगे, भले ही राशन नहीं दें ऑनलाइन, लेकिन शराब ऑनलाइन देंगे। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें जुड़ी हुई है। तो ये सियासत देखिए, राम के नाम पर सियासत। फिलहाल यहाँ पर मध्य प्रदेश की सियासत में इस बात को लेकर वाकई गायत्री भूचाल आया हुआ है और तमाम बीजेपी के नेता इस बात को लेकर कांतिलाल भूरिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कांतिलाल भूरिया या तो प्रमाण दे या फिर माफी मांग ले, मांग बीजेपी कर रही है। लौटेंगे मनोज आपके पास। कांतिलाल भूरिया के समर्थन में कई कांग्रेस के नेता भी सामने आ गए और उनके बयान को सही ठहरा दिया। पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन वो पैसा कहाँ गया उसका आज तक हिसाब नहीं दिया। इसके बाद घर घर जाकर अब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इनको किसने ऑथराइज किया है? इसका मतलब साफ है कि ये पैसे का दुरुपयोग होगा। भूरिया जी अपनी जगह पर सही बोल रहे हैं। कांतिलाल भूरिया के बयान पर मोहसिन रजा ने पलटवार किया। मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और देश को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगा दिया।
राम मंदिर के चंदे को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। पहले समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए थे, अब एमपी के कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने यह कह दिया कि चंदा इकट्ठा करते हैं और शाम को दारू पी जाते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे कांग्रेस विधायक के इस बयान पर? मुझे लगता है पूरी कांग्रेस को मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया हो तो उनका क्या चरित्र हो सकता है। वो तो लोग इस तरह की बात करेंगे ही, उनसे आप यही उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने तो हमेशा आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनका जो जिस तरह से एफिडेविट दाखिल किया था उन्होंने और प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया था, तो ये तो बहुत छोटी बात है। उनके जो छोटे नेता बोल रहे हैं, उनके बड़े नेताओं ने ये काम किया है, तो ये तो हमेशा से देश में इस तरह की कहना चाहिए बहुत ही चरित्रहीन राजनीति को उन्होंने जन्म दिया था और उसको ख़त्म किया है आज भारतीय जनता पार्टी ने। और तमाम करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था प्रभु श्री राम में है और इस तरह की बात करना किसी भी कहना चाहिए कारसेवक के लिए या किसी भी आस्था रखने वाले के लिए इस तरह की बात कहकर कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है देश में, क्योंकि उसका परिणाम कांग्रेस देख चुकी है कि उसको क्या परिणाम मिला है पूरे देश में। और इस वक्त एक बड़ी खबर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी से जुड़ी हुई। शर्जिल उस्मानी ने हिंदुओं के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। शर्जिल ने ये बयान 3 दिन पहले महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में दिया। कार्यक्रम के दौरान शर्जिल उस्मानी ने जहर उगलते हुए हिंदू समाज के खिलाफ उकसाने वाला बयान दिया। शर्जिल ने हिंदू समाज पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। शर्जिल ने अपने भाषण में कई ऐसी बातें कही जो बेहद आपत्तिजनक हैं और जिसका कुछ हिस्सा आइए आपको हम सुनवा सकते, लेकिन कुछ हिस्सा तो हम सुनवा ही नहीं सकते। हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। जिसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है, कोई बात नहीं। तो कुछ हिस्सा हमने आपको सुनवाया, लेकिन कुछ हिस्सा हम आपको नहीं सुनवा सकते। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कुछ हिस्सा तो हमने सुनवाया, लेकिन कुछ हिस्सा जो नहीं सुनवाया वो कितना आपत्तिजनक और ये बांटने वाला बयान किस तरीके से दे दिया गया इस कार्यक्रम से? देखिए गायत्री, काफ़ी आपत्तिजनक बयान है और ख़ास करके ऐसे समय में जब एक बार एल्गार परिषद का मामला सामने आने के बाद फिर उसी एल्गार परिषद से खास करके अर्बन नक्सल जैसा शब्द इजाद हुआ था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उस समय पिछली सरकार थी और एक बार फिर इस तरीके का एल्गार परिषद वही पुणे में हुआ है और उसमें हिंदुओं को लेकर के जिस तरीके आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे कहीं न कहीं बीजेपी आक्रामक है और उसको लेकर के कल बीजेपी के युवा मोर्चा ने जाकर के डीजीपी से मुलाकात की थी और उसके बाद आज बीजेपी के कई विधायक अतुल भातखलकर के नेतृत्व में और तमाम सारे लोग पुलिस स्टेशन जाकर के उनके खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मामला काफ़ी संगीन है और ऐसे समय में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार है और उसको न केवल हिंदुओं की भावना के आधार पर बल्कि उसको सरकार के ऊपर भी एक कुठाराघात करने का एक मौका मिलेगा। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। दूसरी तरफ गृहमंत्री का बयान जारी हुआ है, गृहमंत्री ने बयान दिया है कि बिल्कुल अभिषेक बने रहिए हमारे साथ, लेकिन बड़ा सवाल ये प्रशासन ने और आयोजकों ने आखिर कैसे ऐसा मौका दे दिया जब हिंदुओं के खिलाफ या फिर किसी समुदाय विशेष पर बांटने वाला बयान दे दिया गया। शर्जिल उस्मानी के हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाले बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। बीजेपी के नेता विक्रांत पाटिल ने शर्जिल उस्मानी के खिलाफ राज्य के डीजीपी से शिकायत की और साथ ही राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के बाद शर्जिल के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। तो शर्जिल के खिलाफ अब शिकायत दी गई है बीजेपी की तरफ से और साथ ही आपको यह भी बता दें कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से जांच के बाद शर्जिल के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। तो हिंदुओं के खिलाफ बयान कार्यक्रम में पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में बयान और उसके बाद बीजेपी की तरफ से इस पर नाराजगी और नाराजगी के साथ शिकायत भी दर्ज कराई है, जिस पर राज्य के गृह मंत्री की तरफ से आश्वासन जांच और फिर कार्रवाई का। बीजेपी नेता राम कदम ने शर्जिल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और साथ ही उन्होंने 3 दिन बाद भी इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर राज्य सरकार को भी घेरा है। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। जब से महाराष्ट्र में
शिवसेना और अन्य 2 दलों की सरकार आई है, तब से विगत कई दिनों में हिंदू समाज, हिंदू धर्म को अपमानित करने का दुर्व्यवहार लगातार चल रहा है। 3 दिन पूर्व पूना में एल्गार परिषद हुई। उस परिषद में नेताओं ने जिस अभद्र वाणी का, भाषा का प्रयोग किया, हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को अपमानित किया, 2 समाज को आपस में तोड़ने का, उनमें तनाव उत्पन्न करने का दुस्साहस किया, उसके बावजूद भी 3 दिन बीत गए पर महाराष्ट्र की सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं द ड्रमिंग सेंसेशन फ्रॉम चेन्नई, 14 साल के स्टीवन सैमुअल। 11 साल की उम्र में ही इन्होंने लंदन के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज के ग्रेड 8 ड्रमिंग म्यूजिक एग्जाम को पास किया और बन गए ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे छोटे यानी कम उम्र के म्यूजिशियन। Hi, I'm Steven Samuel. I'm a musician. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. My dream is to get a Grammy Award. It's an honor and a pleasure to be here. देखिए, pleasure. Sit, please. So, Steven, I mean, you know, obviously, because I'm someone who's been following your work, what made you choose drums as your primary instrument? आपने इन सारे instruments में से drums को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. ये तो पंचलाइन भी बढ़िया बोलता है। हाँ, एवरी ये- हार्टबीट इज अ रिदम। कुछ जैम हो जाए, कुछ साज के साथ कुछ हो हाँ, जाए। आप हमें और पास- आपकी आवाज, इनका साज। We'll figure something out. If I do like a really simple beat, like a बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करते हुए, आपकी बातें सुनकर। लेकिन अब वक्त हो चला है स्टीवन सैमुअल के कमाल को देखने का ड्रम्स पर। Yeah, can't wait. आइए मिलते हैं बंगाल के अलीपुर द्वार से 10 साल के अनुव्रता सरकार से। मेरा नाम अनुव्रता सरकार है। मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार एंड आई एम अ सेल्फ टॉट कोडर। मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक प्रोफेशनल कोडर बनूँ और बहुत सारे यूज़र फ्रेंडली ऐप्स बना सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कोडेड एंड कैन बी डिजाइन्ड एज पर रिक्वायरमेंट। एल्बो ग्रीटिंग। आइए बैठिए। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। वाला है, एक और आने वाला है, तो 10 on 10 हो गए। तो अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक ऐप जो कि आप दिखाना चाहते हैं। सर, पुलिस अलर्ट। सो यहाँ पे 3 सेकंड में स्क्रीन पे नेविगेट होगा। हाँ। तो टिप्स देता हो कि कीप द लोकेशन ऑन फॉर बेटर सेंसिंग एंड ऑटोमेटिक मैसेज। यू हाँ। कैन कॉल पुलिस फ्रॉम हियर। देयर आर पैनिक बटन्स, अलार्म ऑन एंड अलार्म ऑफ। So you can message police from here. You have to fill this empty boxes and you can message police. And one more feature, that is automatic message to police. If you click on this button, so you don't need to fill these boxes. It will automatically sense your location and it will send to police.